तो हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस केवल एक वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो आप चैप्टर के हिसाब से, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, फिर आप फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एक टारगेट रखना है कि आपको एक ही दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। आपके सिलेबस में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन्वायरमेंट, इनसाइड आवर अर्थ, आवर चेंजिंग अर्थ और एयर। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स और आपका सिलेबस बूम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, देखो, इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है पर्यावरण। क्या होता है? इन्वायरमेंट का हिंदी मतलब होता है पर्यावरण। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे आसपास में जितनी भी सराउंडिंग्स है, आपके आसपास में जो भी चीज़ दिख रहा है वो सब इस इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, अगर मैं आपको इस वर्ड पे ले जाऊँ इन्वायरमेंट, तो ये एक फ्रेंच वर्ड से उठ के आया है। ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड से बना है। उस फ्रेंच वर्ड का नाम था एनवायरोनर। ठीक है, इस एनवायरोनर का मतलब था नेबरहुड। ठीक है, तो इसका मतलब है जो भी आपके आसपास में दिख रहा है वो सभी इन्वायरमेंट है। चलिए चैप्टर के अंदर डाइव करते हैं और देखते हैं चैप्टर के अंदर है क्या। चैप्टर के अंदर जाने से पहले सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि आप सबको पता है कि अभी नेचर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो एक क्वेश्चन है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, वाई आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। ठीक है, ये आप मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, सबसे पहले जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बेसिक नीड्स होता है, एकदम लाइफ का जो बेसिक सपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा इन्वायरमेंट होता है। सपोज कीजिए आपके आसपास अगर कुछ भी ना हो तो आप कैसे रहेंगे? ना पेड़ हो ना पौधे हो, इवेंचुअली आपकी डेथ हो जाएगी, है ना। लेकिन हमने विद इन द ईयर्स क्या देखा है कि ह्यूमंस अपने नीड्स के हिसाब से इन्वायरमेंट को चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंज कैसे आया? ये इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आया हमारी नीड्स की वजह से। ठीक है, हमारी नीड्स की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर बदलाव आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती है वैसे वैसे इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हम काटना चालू कर देते हैं एंड ऑल, है ना। चलिए, जो इन्वायरमेंट होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट मिलकर बना होता है। तो हमारे पास 3 कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। ठीक है, इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट है, एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन मेड और एक खुद ह्यूमंस है। ठीक है, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमंस, ये 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट के। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो नेचुरल में हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 टाइप आ जाएंगे, 4, इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक एक जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, एक जिसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं, एक जिसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और जब ये तीनों एक जगह पर मिलते हैं उस प्लेस को हम बायोस्फीयर कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ बायोस्फीयर होता क्या है। जैसे कि ये हमारा क्या है, मान लेते हैं ये हमारा एटमोस्फेयर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लिथोस्फेयर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा हाइड्रोस्फेयर है। ठीक है, अब ये बायोस्फीयर कहाँ मिलेगा? तो आपको ये एरिया दिख रहा होगा जहाँ पर ये तीनों लिथोस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में मिल रहे होंगे, वो एरिया हमारा बायोस्फीयर होता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस बायोस्फीयर्स में ही सस्टेन करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो हैबिटेट होता है वो इस बायोस्फीयर के अंदर ही होता है। ठीक है, अब इस लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? देखो, लिथोस्फीयर मतलब अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर जो होता है ये हमारा अर्थ का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, टॉप मोस्ट लेयर हम जो होता है अर्थ सरफेस का, वो क्या होता है हमारा? लिथोस्फेयर। ठीक है, मतलब कि जो आपको जमीन दिख रही है ये सब लिथोस्फेयर का पार्ट है। ठीक है,
जब आप नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, तो देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में ये लिथोस्फीयर जो होता है, ये जो लिथोस्फीयर है वो फर्दर अंदर जब जाएंगे, जैसे जैसे धरती के अंदर आप डाइव करोगे, अंदर जाओगे, तो आप देखोगे कि लिथोस्फीयर जो है उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स है। ठीक है, चलिए, ये एटमोस्फेयर क्या है? देखो, एटमोस्फेयर जो भी वायु है, जो भी एयर है आपके सराउंडिंग्स में, ये सभी इस एटमोस्फेयर का एक पार्ट है। ठीक है, तो एटमोस्फेयर को हम क्या कह सकते हैं? एटमोस्फेयर जो है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जिसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। ठीक है, तो ये एटमोस्फियर क्या हो गया हमारे लिए? ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर क्या हो गया? जितने भी वाटर बॉडीज है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, वो सभी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कंपोनेंट मतलब कि इंसानों ने बनाया है। इंसानों क्या क्या बनाना है? इंसानों ने क्या क्या बनाया है? रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च एंड ऑल। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, ये सब किसने बनाया है? ह्यूमंस ने बनाया है, इसीलिए क्या होगा? ह्यूमन मेड। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है हमारा ह्यूमंस। ठीक है, खुद हमारे ह्यूमंस जो है अगला तीसरा कंपोनेंट है। ह्यूमन में भी देखोगे, आप देखते हो, या तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन हो सकता है, या तो उसकी एक फैमिली हो सकती है, या तो फिर उसकी एक कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा दूर जाओगे तो आपको एक रिलीजन मिलेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हमारे पास एक पूरा एजुकेशनल सिस्टम होता है जिसके अंदर ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अभी आप इंडिया में हो, इंडिया की जितनी इकोनॉमी है, ठीक है, तो जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, पैसों की लेन देन वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसके अंदर भी ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब मैं, अगर आप चाहो तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सिर्फ इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर जब जाओगे, फर्दर आप देखोगे तो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो दो पार्ट में टूटा हुआ है। ठीक है, मैं देखूं तो यहाँ लिख दो नेचुरल। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है ये दो पार्ट में टूटा हुआ है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। ठीक है, अब सर ये बायोटिक क्या होते हैं और एबायोटिक क्या होते हैं? देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस पूरी दुनिया में, वो इस बायोटिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब इस एबायोटिक की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, बायोटिक की कैटेगरी में क्या आएगा? जो लिविंग है। एबायोटिक की कैटेगरी में क्या आएगा? जो नॉन लिविंग है। समझ गए? चलिए, अब ये इन्वायरमेंट क्या होता है? आपने इतने अच्छे से बता दिया सर सब कुछ। अब ये इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? तो इन्वायरमेंट का डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ लिखा हुआ है कि द प्लेस पीपल लिव, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, कोई जगह जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, और उसके आसपास जितनी भी प्रकृति हमें दिखाई देती है, जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेर के रखा है, उसको हम इन्वायरमेंट कहेंगे। ठीक है, इसी नेचुरल इन्वायरमेंट को दो पार्ट में बांट रखा है, मैंने बता दिया, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं। एबायोटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग होते हैं। लिविंग में क्या आ गए? जैसे ह्यूमंस आ गए, पेड़ आ गए, एनिमल्स आ गया। ठीक है, एबायोटिक के में, एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ गया? एबायोटिक्स में हमारे पास आ गया माउंटेन्स आ गया, रिवर्स आ गया, ये सॉइल हो गया, जो मिट्टी जिसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था कि भाई ह्यूमन जो होता है वो इन्वायरमेंट जो है उसका मतलब क्या है? ठीक है, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। इन्वायरमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड से है, जिसका जो फ्रेंच वर्ड है इन्वायरनर, जिसका मतलब है नेबरहुड। ठीक है, चलिए, अब नेचुरल इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था तीन प्रकार: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या था? लिथोस्फेयर जो सॉलिड क्रस्ट था अर्थ के सरफेस पे, एक मिनट, अर्थ के सरफेस पे जो सॉलिड क्रस्ट था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे? लिथोस्फेयर। मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, लिथोस्फेयर में आप जाओगे तो लिथोस्फेयर में आपको बहुत सारे लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के आपको लैंड फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा माउंटेन्स का, आपने नाम सुना होगा प्लेट्यूज का, आपने नाम सुना होगा प्लेन्स का, आपने नाम सुना होगा वैलीज का।
ठीक है। और अगर आपने नहीं सुना है तो आप थोड़ा वेट कीजिए, 9th क्लास में आपको यही चीज़ पढ़ना और इतना डिटेल में पढ़ना है कि आपको मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस लैंड फॉर्म की बात करूं तो ये जो लैंड फॉर्म है वो हमारे पास दो टाइप के हैं। ठीक है, एक ओशियनिक लैंड फॉर्म भी है और एक क्या है, कॉन्टिनेंटल लैंड फॉर्म। अब ये ओशियनिक लैंड फॉर्म क्या होता है और कॉन्टिनेंटल लैंड फॉर्म क्या होते हैं, देखो। जैसे कि समुद्र है, समुद्र के अंदर अगर आप कभी कोई ओशन की वीडियो देखा होगा, जैसे डिस्कवरी वगैरह चैनल देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भी डाइवर जो डाइव करता है, समुद्र के अंदर जाता है, वो अगर ओशन की वीडियो लेकर आता है, ठीक है, समुद्र की, तो हमें उसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो लैंड फॉर्म्स से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो लैंड फॉर्म्स जो ओशन के अंदर होते हैं वो ओशियनिक लैंड फॉर्म्स होते हैं। वो लैंड फॉर्म जो कि हमारे कॉन्टिनेंट सरफेस होते हैं, कॉन्टिनेंटल सरफेस पे मतलब जो हमें खुद अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मैं चलते चलते मैंने पहाड़ देख लिया, ठीक है, तो ये धरती के ऊपर है, ये उस सरफेस पे है, ठीक है, जिसको हम कॉन्टिनेंटल सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्टिनेंटल लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे और ये हमारे ओशियनिक लैंडफॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद आ गया हमारे पास हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो वाटर को रेफर करता है। ठीक है, जितने भी डोमेन्स है जो कि वाटर से कॉन्स्टिट्यूट होके बने हैं, ठीक है, वो हमारे हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया था अभी आपको, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस, वही सेम चीज। ठीक है, अब आ गया ओशंस, सॉरी, अब आ गया एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या होता है, तो मैंने बताया एटमोसफेयर हमारे लिए एक थिन लेयर ऑफ एयर होता है जो कि हमारे पूरे अर्थ को सराउंड करके रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, आपने एक बहुत अच्छा कहावत सुना होगा कि एक न्यूटन साहब थे, उनके सर पे सेब गिर गया था तो उन्होंने ग्रेविटी का जो है डिस्कवरी कर दिया था, है ना। तो एक्चुअल में जो ग्रेविटी है वो पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, और भाई साहब ने बस उस चीज़ को और अच्छे से इलेबोरेट करके बताया था। ठीक है, चलिए, तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो भी इस ग्रेविटी के, या फिर मैं बोलूँ तो इस एटमोसफेयर के अंदर ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आ गया हमारे पास बायोस्फीयर। ओ, ये क्या है, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर जहां पर प्लांट्स प्लस में एनिमल्स रहते हैं वो हमारा बायोस्फीयर हो गया। एनिमल्स में दो आ गए, एक तो ह्यूमंस भी एक काइंड ऑफ एनिमल्स है, ठीक है, और एक जिसको आप एनिमल्स मानते हो जो एक्चुअल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बायोस्फीयर होता है। उसके बाद आ गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, इकोसिस्टम से आपको इस सिस्टम से याद आ रहा होगा एल्विश यादव। ठीक है, ये हमारे एक यूट्यूब भाई है, यूट्यूबर है, और इनका बहुत गाना भी है सिस्टम पे, सिस्टम वाला। ठीक है, बट ये वो वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, इकोसिस्टम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं। ठीक है, बशर्ते वो चीज़ों को एक्सचेंज करते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप ह्यूमन से हो और बाहर आपके प्लांट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, आप प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हो ताकि आपको प्लांट्स ऑक्सीजन दे सके। ठीक है, तो ये एक टाइप का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, देखो इकोसिस्टम आपकी बुक में क्या लिखा है, इकोसिस्टम formed by the interaction of all livings and each other with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all are linked by the transfer of energy and material। ठीक है, ये सभी लोग जो इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं वो सभी एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, या फिर मटेरियल्स का ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। समझ गए, चलिए एक डेट याद रखिएगा, 5 जून। ओह, ये तो 8 बन गया। हम एक डेट याद रखिएगा जरा, 5 जून। इस 5 जून को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है,
ठीक है, अगर आप इसको याद रखेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आ गया ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट को समझना है तो ह्यूमन हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैं ह्यूमन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप देखोगे कि पहले जो इंसान थे वो बहुत ही ज़्यादा इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे एज़ कम्पेयर टू नाउ। ठीक है, अगर मैं अभी के इंसानों से कंपेयर करूं तो उस टाइम के लोग इंटेलेक्चुअल नहीं थे। ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा सोच नहीं सकते थे, और जितना वो सोच नहीं, अगर वो सोच नहीं सकते थे तो इन्वायरमेंट जो था उतना ही प्रोटेक्टेड था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे आज के डेट में आपको मनी दिखता है, पैसे दिखता है कि लोग एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मनी। उस टाइम में आप जब देखोगे तो उस टाइम पे एक सिस्टम चलता था जिसका हम नाम रखते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, और आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा, बार्टर सिस्टम। ठीक है, अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो जो मैं बताने वाला हूँ वो तो आपने पक्का सुना होगा। ठीक है, अब इस बार्टर सिस्टम में क्या था कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई चीज़ चाहिए, ठीक है, और आप हैं जो सामने आप देख रहे हैं वीडियो, और आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मेरा ही फुलफिल हो, मेरे जो नीड्स है वो फुलफिल हो जाए, मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए आपकी चीज़ों को लेके, और आपको मेरी चीज़ें लेके आपको इच्छाएं पूरी हो जाए, तो उस जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके अंदर उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। ठीक है, हिंदी में इसको वस्तु विनिमय कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, इसमें आप एक कंज्यूमर हैं और सामने एक और कंज्यूमर है। ठीक है, मतलब जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, आपने इसको कुछ दिया, इसने आपको कुछ दिया, यहाँ पर आपने सिर्फ चीज़ों का लेन देन किया, कोई पैसों से कुछ आपने ताल्लुकात नहीं रखा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था इसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बाद में ये फेल हो गया था, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, चलो वो हम बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं आगे। ओ, यहाँ पर तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ। ठीक है, इनसाइड आवर अर्थ, तो याद कीजिए मैंने आपको एक लेयर पढ़ाई थी जिसका नाम एक नेचुरल इन कंपोनेंट में पढ़ाया था, लिथोस्फेयर करके। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 सिर्फ इस लिथोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। आप देखोगे जब पढ़ोगे चैप्टर 2 और 3 मैं पढ़ाऊंगा जब, तो आपको सेम चीज़ दिखेगा। ठीक है, चलिए पहले एक बार मैं बताया दूँ, फिर आपको बुक से पढ़ा देंगे एक बार। ठीक है, ये लिथोस्फेयर जो है ये अपने में 3 और लेयर्स में बटा हुआ है। मान लेते हैं ये धरती है, ठीक है, और धरती का मैंने ये हिस्सा काटा और बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये ऐसे दिखेगा कुछ, ये केक के पीस की तरह दिख रहा होगा आपको। तो ये 3 लेयर में बटा हुआ है, ये, ठीक है, और ये। ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद आ गया उसको बोलते हैं मेंटल, फिर सबसे नीचे वाले को बोलते हैं हम कोर। ठीक है, ये 3 लेयर होती हैं, जिनमें से सबसे मोटी लेयर जो होती है वो एक कोर होती है, जिसकी जो मोटाई होती है वो होती है 3500 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ गया मेंटल जो कि है 2900 किलोमीटर, और उसके बाद आ गया क्रस्ट। क्रस्ट भी 2 टाइप की होती है देखोगे, एक होगी ओशियानिक क्रस्ट और एक होगी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, और ये दोनों का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो बहुत वेरी करेगा। आप देखोगे अभी जब पढ़ेंगे, जब मैं आपको आगे अभी पढ़ाऊंगा इसी के अंदर। चलिए बात कर रहे हैं तो जरा बात ही कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि अपर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, है ना। अपर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पतली लेयर होती है। अगर मैंने 3 लेयर में कंपैरिजन करूं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये सबसे पतली लेयर होती है हमारी। ठीक है, इसकी जो विड्थ होती है वो 35 किलोमीटर होती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, और अगर मैं कॉन्टिनेंटल मास की बात करूं तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हमारा ओशियानिक क्रस्ट चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट होता है, ऊपर जो हमें दिख रहा है, उसके नीचे जो जमीन होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो इनके अंदर कौन से मिनरल मिलते हैं। मिनरल क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर कौन से मिनरल मिलते हैं? इसके अंदर दो मिनरल हैं जिसका नाम है सिलिका और एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब ये सिलिका और एल्यूमिनियम मिलके बन जाता है, क्या बनता है? सियाल। क्या बन जाता है? सियाल, जिसमें एस आई का मतलब है सिलिका और ए एल का मतलब है एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए अब ये हमारा क्या था? ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर था। अब हम ओशियनिक क्रस्ट के अंदर आएंगे तो उसमें कौन से आपको मिनरल मिलेंगे? ठीक है, तो ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट के अंदर आप देखोगे तो आपको दो प्रकार के मिनरल्स मिलेंगे जिसको हम सीमा में बोलते हैं। सीमा, सीमा करके उसका नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, एस आई का मतलब हो गया सिलिका और एम ए का मतलब हो गया आपका मैग्नीशियम। क्या? एम ए का मतलब हो गया मैग्नीशियम और एस आई का मतलब हो गया सिलिका। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगा? एक लेयर जिसका नाम है मेंटल। मेंटल को जो विड्थ है वो आपको 2900 किलोमीटर देखने को मिलेगा, जैसे मैं अभी तक बताते आया हूँ। ठीक है जो कि है 2900 किलोमीटर। चलिए अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, कि अभी तक का जो सबसे डीपेस्ट माइन है, जो सबसे डीपेस्ट खोदा गया है धरती के क्रस्ट पे, ठीक है, वो है 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। ठीक है, धरती के क्रस्ट पर है। ठीक है और ये कहाँ पर है? आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अफ्रीका में। ठीक है, अब हुआ क्या था कि अफ्रीका में 6 किलोमीटर गहरी खुदाई हो रही थी, लेकिन जैसे ही 4 किलोमीटर खोदा इन्होंने, इनको बहुत ज़्यादा गर्मी जो है, हीट जो है वो फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने वो जो डिगिंग का प्रोसेस है वो वहीं पर रोक दिया। ठीक है, चलिए अगर आपको एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं खुद दूंगा अभी, कि अगर हमें धरती के एकदम कोर में पहुंचना है, मतलब धरती के सीधे बीच में पहुंचना है, ठीक है, तो आपको कितने किलोमीटर्स की जो खुदाई है, डिगिंग है, वो करनी पड़ेगी? ठीक है, द आंसर इज, आप जब धरती में छेद करने बैठेंगे, जैसे ये यहाँ पे है, यहाँ से छेद करने बैठा, छेद करने बैठा, तो जब मैं 6000 किलोमीटर जमीन के अंदर खोद लूंगा ना, खोद बोल रहा हूँ, डिग कर लूंगा, तब मैं पहुंचूंगा अर्थ के कोर तक। ठीक है, धरती के बीच में। ठीक है, और यहीं से हमारे पास क्या मिलता है? इसका डायामीटर, सॉरी इसका रेडियस मिलता है। क्या मिलता है? ठीक है, अभी आगे बताऊंगा कितना है। 6000 कुछ किलोमीटर है इसका रेडियस। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसको मैं कोर कहता हूँ। ठीक है, जो कोर है वो 3500 किलोमीटर का है, और ये दो मिनरल से मिलकर बना है। एक है निकल, ठीक है, और एक है हमारे पास आयरन। ठीक है, इसीलिए इनको एक साथ मर्ज करके बोला जाता है नीफे। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि निकल का तो ठीक है NI, लेकिन Fe से आयरन कैसे बन गया? ठीक है, तो जो आयरन होता है बबुआ, उसका जो नेम होता है वो होता है फेरस। ठीक है, इसलिए उसका Fe उठाया है हमने। ठीक है बबुआ, आयरन का Fe उठाया फेरस का आगे का, और ये क्या बन गया? हमारा आयरन। ठीक है, और दोनों को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट करके बना दिया हमने नीफे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास रॉक्स एंड मिनरल्स खुद आ गया, कि भाई रॉक्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। देखो, अर्थ का कोई भी वो पार्ट जो उसके ऊपर वाले लेयर को ऑपरेट करता है, उसको हम रॉक करेंगे, रॉक बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी ऐसा नेचुरल मैटर जो दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट विल बी कॉल्ड एज, विल बी कॉल्ड एज क्या? रॉक। ठीक है, तो रॉक क्या होगा? कोई भी ऐसा मिनरल
कोई भी ऐसा नेचुरल मैटर, ठीक है, जिसका कोई मास हो, ठीक है, अगर वो अर्थ के क्रस्ट को बनाता है तो उसको हम रॉक कहेंगे, ठीक है। अब ये जो रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक है वो 3 टाइप के हैं। एक होता है इग्नियस, एक होता है सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, एक होता है मेटामॉर्फिक, ठीक है। देखो अब इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक जो है, इनमें अंतर क्या है, ठीक है। तो जो इग्नियस रॉक होता है वो, जैसे आपने वॉल्केनो देखा होगा, ये वॉल्केनो है, इसके अंदर से लावा होता है, बाहर निकलता है और वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो उस लावा के ठंडा होने से जो पत्थर बनता है उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक। तो ये कैसे बनता है? कूल्स डाउन ऑफ, बाय कूलिंग ऑफ, बाय कूलिंग डाउन ऑफ लावा ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है? अब ये इग्नियस रॉक अभी पढ़ाऊंगा तो आपको दिखेगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, एक इंट्रूसिव होते हैं, एक एक्सट्रूसिव होते हैं। चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स वो होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होते हैं, जैसे ये हमारा क्या था, वो वॉल्केनो था, ये हमारा इसका माउथ होता है जहाँ से ये निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा भूल गया हूँ। यहाँ से लावा निकला और यहाँ आके कूल हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया? एक्सट्रूसिव। क्यों? क्योंकि ये बाहर निकल गया। लेकिन यही लावा दीवार, जैसे वॉल्केनो उसके चट्टान है, ये चट्टान ही टूटी हुई है और ये इसके अंदर लावा घुस गया और यहीं पर जाकर कूल डाउन हो गया, तो ये जो हमारा हो गया वो हमारा हो गया इंट्रूसिव रॉक। क्या हो गया? इंट्रूसिव इग्नियस, ठीक है, रॉक, ठीक है जी। ये हो गया इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, वो रॉक, वो लावा जो कि धरती के अंदर ही सूख जाता है और पत्थर बनाता है, वो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक जब, अच्छा सेडिमेंट्री का मतलब होता है, सबसे सेडिमेंट्री से पहले लेते हैं सेडिमेंट्स क्या होते हैं। सेडिमेंट्स होते हैं टुकड़े, ठीक है, पत्थर के टुकड़े को हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब ये इग्नियस रॉक टूट जाता है, ठीक है, इग्नियस रॉक जो है किसी भी इरोजन के मेथड से, वेदरिंग के मेथड से, कैसे भी ये टूट गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, किसी भी मेथड से, हवा के मेथड से उड़ के कहीं पे गया और यहाँ पर आके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, और इसी ऐसे ही बहुत सारे इग्नियस रॉक के टुकड़े आके यहाँ लेयर बना दिए, ठीक है, लेयर बना दिए, ठीक है। और विद 1000 ईयर या फिर 100 ईयर्स के जब बाद जो पत्थर यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक होगा। कौन सा रॉक होगा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री में मैंने बोला कि भाई लेयर बना रहा है, एक लेयर टूट का है इग्नियस रॉक का, उसने लेयर बनाया, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर। इसीलिए जब भी तुम सेडिमेंट्री रॉक देखोगे उसके अंदर आपको लेयर्स साफ साफ दिखाई देंगे, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख रहे होगे। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये लेयर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे। अपनी बुक में देखना है इस पिक्चर को, तब आपको समझ आएगा कि भाई यहाँ पर तो लेयर भी है, ठीक है। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? वो रॉक जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर के अंदर, बहुत ज़्यादा इंटेंस टेम्परेचर के अंदर बनते हैं, ठीक है, और बहुत सालों के बाद बनते हैं, उन रॉक्स को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। वो पुराने इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही होते हैं, लेकिन वो बहुत सालों के तप के बाद, बहुत सालों के प्रेशर के बाद, बहुत सालों के टेम्परेचर का सहने के बाद, ठीक है, बहुत साल के टेम्परेचर सहने के बाद जो रॉक बनता है वो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, ठीक है। चलो, समझ आ गया मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। तो इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे मेन रॉक होता है। तुमने देखा इसी रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बना है, तो ये हमारा प्राइमरी रॉक हो गया, ठीक है। ये इग्नियस रॉक होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? जब लावा जो होता है, जब मोल्टन लावा जो होता है वो कूल हो जाता है और सॉलिड बन जाता है अर्थ के सरफेस पर, वो हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक हो जाता है। वहीं पर वही सेम लावा जब धरती के अंदर
कूल डाउन हो जाता है वो हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है बाबू, चलिए अब ये एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। बसाल्ट एक प्रकार का पत्थर होता है जो इस एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? बसाल्ट। ठीक है जी, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक भी समझ गए। इसके एग्जाम्पल क्या है? जब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक देखोगे तो इसका आपको एग्जाम्पल मिलेगा ग्रेनाइट। क्या होता है? ग्रेनाइट। आपने नाम भी सुना हो ग्रेनाइट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। ठीक है, तो यही रॉक इग्नियस रॉक लुढ़क कर टूट जाए या फिर क्रैक आ जाए या फिर किसी चीज़ से लग के टूट जाए। ठीक है, और इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाओ जिसको हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और यही जब स्मॉल पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट बोलने लगेंगे जब ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे। जब यही इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे इन्हीं को हम सेडिमेंट्स बोलने लगेंगे। ठीक है, फिर ये सेडिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट होने का मीडियम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है जी। विंड हो गया, वाटर हो गया, या फिर किसी भी ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसकी वजह से मिट्टी उठ के वहां तक जा रही है और वहां जाकर वहां पे डिपॉजिट हो रही है, वहां पर जमा हो जा रही है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा दबाए जाते हैं। ठीक है, और जब ये हार्ड हो जाते हैं तो एक प्रकार के रॉक का निर्माण करते हैं, इसका नाम होता है सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है, इसे कहते हैं हम सेडिमेंटरी रॉक। अच्छा, आपने सुना होगा कि अभी डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले हैं, पुराने इंसान थे उनके फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, तो ये जो फॉसिल्स होते हैं वो भी आपको कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक के अंदर ही आपको फॉसिल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, जब इसी मेटामॉर्फिक रॉक को बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर से गुजारा जाता है तो आपको नया टाइप का रॉक मिलता है जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके एक स्लेट नाम का एक पत्थर होता है, स्लेट होता है, एक टाइप का रॉक होता है। वो जब बहुत साल के प्रेशर और टेम्परेचर को सह के आता है तो उस पत्थर को हम बोलते हैं मार्बल। क्या बोलते हैं हम? मार्बल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैंने ये तीनों रॉक बताया। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इग्नियस रॉक, जैसे मैंने बताया आपको इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी बताया मैंने, और आपको मैंने बताया मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये सभी एक दूसरे का रूप ले सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेटम ये इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कैसे बना? लावा कूल हो गया तो इग्नियस रॉक बन गया। ठीक है, यहाँ पर लिखा, यहाँ पे पिक्चर बना हुआ, उसे समझाता हूँ आपको, रुको। ये है मैग्मा, मैग्मा से बाहर निकला, कूल डाउन हुआ, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक के सेडिमेंट्स हुए, वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। क्या बन गया? सेडिमेंट्री रॉक। फिर यही सेडिमेंट्री रॉक बाद में मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। यही मेटामॉर्फिक रॉक को मैं बहुत ज़्यादा तेज आग में तपाऊं तो क्या बन जाएगा? फिर से मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, वही सेम प्रोसेस मैं सेडिमेंट रॉक के साथ करूंगा, वो भी मैग्मा बन जाएगा। यही प्रोसेस मैं इग्नियस रॉक के साथ करूंगा, वो भी फिर से मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये साइकिल जो है चलता रह रहा है, चलता रह रहा है। ठीक है, इस पूरे साइकिल को हम कहते हैं रॉक साइकिल। क्या बोलते हैं हम? रॉक साइकिल। ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं हम रॉक साइकिल। ठीक है, तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक है बाबू, तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मुझे लगा खत्म हो गया है। अब मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक मैंने बता दिया आपको, मैंने आपको रॉक बता दिया है। अब मिनरल्स क्या होते हैं जरा ये पढ़ लेते हैं। रॉक हो गया है, मिनरल्स बताना है। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली हमारे अर्थ के अंदर या फिर क्रस्ट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल के लिए कोयला आपने देखा है, कोयला आपने देखा है, वो हमारा एक टाइप का मिनरल है। नेचुरल गैस देखा है, पेट्रोल तो देखा ही होगा कम से कम। पेट्रोलियम भी क्या है? हमारा मिनरल है। क्या है? पेट्रोल भी क्या है? हमारा मिनरल है। ये मिनरल का बुक के बारे में क्या लिखा है? तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग
substances which have certain physical properties and definite chemical composition, इसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स, ठीक है। तो मिनरल वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और जिनका कुछ फिक्स केमिकल, डेफिनाइट फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन होता है, वो हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है बबुआ। अब आ गया हमारा तीसरा चैप्टर, अब हम पढ़ेंगे आवर चेंजिंग अर्थ के बारे में, ठीक है। इसके बाद लास्ट चैप्टर और हमारा चैप्टर का बोलो पूरे सिलेबस का दी एंड। आवर चेंजिंग अर्थ से पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में बताया, ठीक है। अब लिथोस्फेयर जो होता है, जैसे आपने कहीं भूकंप, अर्थक्वेक फेस किया है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कभी आपने फेस किया है? ओह किया होगा यार, इतने बड़े हो गए हो आप, 7th क्लास में आ गए हो, अर्थक्वेक तो फेस किया ही होगा, कभी तो हुआ होगा कि भाई आप पढ़ रहे हो और आपका बेड एकदम हिलने लगा एकदम बहुत अच्छा सा, ठीक है, तो वो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक क्यों होता है? क्योंकि ये लिथोस्फेयर होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारे प्लेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेट्स, ठीक है, खाने वाले प्लेट्स नहीं, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स टेक्टोनिक, ठीक है। ये हमारे पास 7 मेजर है और कुछ छोटे छोटे माइनर प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। और आपको पता हो नहीं हो तो मैं बताता हूँ, ये जो प्लेट्स होते हैं, ये जो प्लेट्स होते हैं, इनका मूवमेंट होता है, ये मूव करते हैं। जैसे आपने एक फैक्ट सुना होगा, आपने एक फैक्ट सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, माउंट जो एवरेस्ट है उसका जो हाइट है वो पर ईयर कुछ मिलीमीटर बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो आगे की तरफ मूव होते जा रही है दूसरे लिथोस्फेरिक प्लेट में, जिसकी वजह से जो हिमालय है उसका साइज धीरे 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 कैसा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये किसकी वजह से होता है? लिथोस्फेरिक प्लेट्स की वजह से होता है, ठीक है। चलिए, लिथोस्फेयर जो है, जैसे मैंने बताया था, लिथोस्फेयर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स में टूटा हुआ है, जिसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई धरती के नीचे जो है वो मैग्मा है, ठीक है। मैग्मा मतलब जिसको हम लावा बोलते हैं जब वो धरती पर आ जाता है तो, ठीक है। वो लावा जो होता है मूव करते रहता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्लेट्स भी मूव करते रहेंगी, ये प्लेट्स इधर जाएगी, ये प्लेट्स इधर जाएगी, ठीक है। जब आप 9th में आओगे तो देखोगे कि आपको 3 तरीके से प्लेट का मूवमेंट दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, मैं बस एक समझा दिया है, ठीक है। जब आप 9th क्लास में आओगे तो आपको समझ आया कि जो प्लेट्स है वो 3 प्रकार से मूव कर सकती है, ठीक है। मैंने अभी ये भी बताया कि ये प्लेट्स बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव करती है, ठीक है, और जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स बढ़ती है हर साल। अब मिलीमीटर्स कितना होता है आप एक इमेजिन कर सकते हैं, या फिर आप किसी क्रिएचर की फोटो देख सकते हैं, ठीक है, मिलीमीटर को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, अब जब ये धरती का मूवमेंट होता है, ठीक है, धरती का जो मूवमेंट होता है उसको हम 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। धरती का जो मूवमेंट होता है वो 2 प्रकार के फोर्सेस की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं अर्थ मूवमेंट, ठीक है, लिखूं मैं अर्थ मूवमेंट, तो ये 2 प्रकार के फोर्सेस की वजह से होता है। एक होता है जो एंडोजेनिक होते हैं, जो धरती के अंदर से जो फोर्सेज आते हैं, और एक जो धरती के ऊपर से फोर्सेज लगते हैं, एक्सोजेनिक, ठीक है। चलिए, एंडोजेनिक फोर्सेज में आपको दिखेगा 2 प्रकार के फोर्सेस, ठीक है। वो 2 प्रकार के फोर्सेस कौन कौन से? एक फोर्स जो अचानक से होता है, ठीक है, जिसको हम सडन फोर्स कहते हैं। एक जो होता है डायस्ट्रॉफिक होता है, मतलब बहुत धीरे 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 उसका इफेक्ट हमें दिखने को मिलता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक हो गया, जैसे ये हमारा क्या होगा कि भाई ये अचानक से दिख जाएगा, ठीक है। ये सडन फोर्स होता है, ये हमें अचानक से अर्थक्वेक आएगा तो हम देख सकते हैं कि भाई अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है। वोल्केनो हो गया, वोल्केनो जब इरप्ट होता है आपको दिखेगा कि भाई वोल्केनो फट चुका है, उसमें से लावा जो है वो बाहर आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको लैंडस्लाइड्स दिख रहे होंगे। लैंडस्लाइड्स तो आजकल बहुत हो रहे हैं, आपको हिमाचल प्रदेश में देखोगे, उत्तराखंड में देखोगे तो आपको लैंडस्लाइड्स बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एक और आता है जो कि जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स, जैसे माउंटेन जो बनते हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, कम से कम 100 200 साल बोल रहा हूँ, 100 कम से कम हजारों, 2000 3000 4 कम से कम 5-6 हजार सालों का प्रोसेस होता है किसी पहाड़ का बनना, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास
एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इरोजनल, एक होते हैं डिपोजिशनल। ठीक है, इरोजनल मतलब चीज़ों को यहाँ से हटाया जा रहा है, और डिपोजिशनल मतलब उसी चीज़ को कहीं पर डिपॉजिट किया जा रहा है। ठीक है, इसके आपको एग्जाम्पल मिलेंगी रिवर, इसको आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी विंड, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी सी वेव्स, आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? हिम नदी। ठीक है, बर्फ की जो नदी होती है उसको ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, चलिए मैंने अभी आपको पढ़ा दिया भाई, अर्थक्वेक जो होता है वो हमारा एक सडन मूवमेंट होता है। ये सब मैंने पढ़ा ही दिया कि भाई अर्थ का मूवमेंट होता है दो प्रकार के होता है, एक एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक धरती के अंदर होता है, एक्सोजेनिक धरती के बाहर होता है। एंडोजेनिक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो सडन अचानक से दिख जाए, एक होता है जो आपको बहुत विद इन बहुत सालों के बाद आपको दिखाई दे, उसका मुंह शायद उसका जो इफेक्ट है बहुत सालों के बाद दिखाई दे। उसके बाद आ गया एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब धरती का जो एक्सटर्नल फोर्सेज है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ के मूवमेंट में, वो भी मैंने बता दिया कौन कौन से होते हैं, रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ठीक है, ये सब। आगे देखें तो वॉल्केनो के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो वॉल्केनो आपको कैसे दिखता है? कुछ ऐसे। ठीक है, और ये इसका चेम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे ये सारा मैग्मा इकट्ठा है। ठीक है, देखो मैं भी ड्राइंग बना सकता हूँ। ठीक है, चलिए ये जो इसका मुंह है इसको हम बोलते हैं क्रेटर। क्रिएटर नहीं बोलते हैं, क्रिएटर जो यूट्यूब क्रिएटर होता है उसको नहीं बोलते हैं, क्रिएटर कहते हैं। ठीक है, ये जो मुंह दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेंट। क्या होता है? वेंट। और जहां पर ये सारा मैग्मा एक साथ इकट्ठा है इसको बोलते हैं मैग्मा चेम्बर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा चेम्बर। ठीक है, आपको दिखेगा कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो आपको बहुत सारे गैसेस निकलते हुए दिखेंगी, बहुत सारी गैसें निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो वो गैसेस भी हो सकती हैं, और जो राख होती है जिसको हम ऐश कहते हैं वो भी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये हमारा सडन मूवमेंट होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आई गेस सब कुछ बता दिया है कि वेंट क्या होता है, क्रिएटर क्या होता है, मैग्मा चेम्बर क्या होता है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैग्मा और लावा के बीच में क्या डिफरेंस है? के बीच में क्या डिफरेंस है? मैग्मा जो होता है जब तक वो इस वॉल्केनो के अंदर है उसको हम मैग्मा कहेंगे, लेकिन जैसे ही वॉल्केनो इरप्ट हुआ और वो मैग्मा बाहर अर्थ के सरफेस पर आ गया और ठंडा हो गया तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होगे अब। ठीक है, उसके बाद आ गया अर्थक्वेक। क्या आ गया आपको? अर्थक्वेक। ठीक है, देखो अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, तो इस पिक्चर पे ही समझाया तो मैं। सबसे पहले आपको एक फोकस मिलेगा। फोकस क्या होता है अर्थक्वेक के अंदर? फोकस अर्थक्वेक में जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है उस प्लेस को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, और एकदम उसके जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक लिथोस्फेरिक प्लेट है, और यहाँ से हमारा जो है, यहाँ से जो है हमारा, यहाँ से हमारा अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से चालू हुआ है। मतलब ये तो अर्थक्वेक का फोकस है ये। ठीक है, इसके एकदम परपेंडिकुलर जाओगे, एकदम सामने जाओगे, एकदम सामने जाओगे तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा इसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। क्या बोलते हैं? और हाँ, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रक्शन होगा इस अर्थक्वेक से वो इस एपिक सेंटर की जगह पर ही होगा, एपिक सेंटर पर ही होगा। उसके बाद ये वेव्स जो होते हैं वो फैलने लगते हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे फैलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एपिक सेंटर होता है। चलिए ये दोनों चीज बता दी जो मेन थी। ठीक है, अब आपको एक और बताता हूँ बात, कि जो अर्थक्वेक होता है वो वेव्स के फॉर्म में आता है। अर्थक्वेक जो होता है वो आपको वेव्स के फॉर्म में दिखेगा। वेव्स आपको दो प्रकार की दिखेंगी, एक आपको दिखेंगी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लंबी लंबी जाएंगी, और ये आपको वो दिखेंगे ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमें अभी डिटेल में नहीं पढ़ना, आप जब 9th में आओगे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, या फिर आप जहाँ भी पढ़ोगे बच्चे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अभी 9th क्लास को पढ़ाया था हमने। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसको हम पी वेव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव, ये हमारा प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद
आपको एक वेव दिखेगा जिसको हम ट्रांसफर वेव कहते हैं, इसको हम एस वेव के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? एस वेव्स। उसके अलावा एक और वेव होता है जो हमारा एल वेव होता है। क्या बोलते हैं इसको हम? एल वेव। इसका एक और नाम होता है सरफेस वेव। ठीक है, तो ये हमारा अर्थक्वेक भी यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2001 में एक ऐसे ही अर्थक्वेक आया था, ठीक है, जो कि गुजरात में आया था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड था 6.9। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, जिसको मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ 6.9, ये हमारा मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने की यूनिट है क्या? मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड को एक यंत्र पर नापते हैं, एक डिवाइस पर नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिचर्ड स्केल। क्या बोलते हैं? रिचर्ड स्केल। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिचर्ड स्केल। ठीक है, रिचर्ड स्केल। ठीक है, तो रिचर्ड स्केल पे हम बोलते हैं क्या? रिचर्ड स्केल जो होता है वो हमारे जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी को नापता है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई अर्थक्वेक 2.0 के अंदर है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं बोलूँ 2.0 से लेस है, तो वो अर्थक्वेक जो होगा वो इफेक्ट नहीं करेगा इतना। ठीक है, वहीं अर्थक्वेक 5 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा 5.0 मैग्नीट्यूड के अंदर है, कि वो 5.0 मैग्नीट्यूड के अंदर है रिचर्ड स्केल पे, तो वो जो अर्थक्वेक होगा वो थोड़ा सा डैमेजिंग हो सकता है। ठीक है, अगर इसी अर्थक्वेक उसी मेजरमेंट टूल पे अगर वो 6 से 7 डिग्री के 6 से 7 मैग्नीट्यूड के बीच में हो, तो वो जो अर्थक्वेक होगा बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये जो रिचर्ड स्केल के बारे में बताया, ये हमारे अर्थक्वेक को जो नंबर देता है कितने में से देता है, तो ये 10। ठीक है, इसका जो लास्ट मेजरिंग यूनिट है रिचर्ड स्केल में वो है 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट के अंदर ये सारे अर्थक्वेक को मेजर करके बताता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक आ गया, जैसे मान लेते हैं अर्थक्वेक आ गया, तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दिखा रखा है, बुक में आपको दे रखा है कि आपको अर्थक्वेक आएगा तो आपको कैसे तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले जब आपको अर्थक्वेक आ जाए तो एक सेफ स्पॉट ढूंढ लीजिए। सेफ स्पॉट मतलब कि आप किसी टेबल के नीचे छुप जाइए, आप किसी जैसे आपकी मम्मी किचन में जहाँ पर बर्तन धोती होंगी उसके नीचे जगह है ना, जगह होती है, वहाँ आप छुप जाइए। ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दे रखी है जो जिससे आपको दूर रहना है। सबसे पहले चिमनी से दूर रहना है, खिड़की से दूर रहना है। ठीक है, वैसी खिड़कियाँ जो टूट सकती हैं, ठीक है, उनसे दूर रहना है, मिरर से दूर रहना है। ठीक है, इन सब से आपको दूर रहना है। तीसरा पॉइंट जो है, आपको डरना नहीं है, अपने फ्रेंड्स को अवेयर करो कि भाई अर्थक्वेक आ गया है, ऐसा ऐसा बात है। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, चलिए लैंड फॉर्म जो होते हैं वो दो प्रकार से, जैसे मैंने आपको लैंड फॉर्म पढ़ाया था कितने प्रकार के होते हैं, जरा आप मेरे को बताओ कौन कौन से लैंड फॉर्म होते हैं, वो मैंने बताया है आपको, जरा आप मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, लैंड फॉर्म जो होते हैं, लैंड फॉर्म्स, उनका इरोजन होता है, मतलब टाइम टू टाइम ये टूटते रहते हैं, नया बनता रहता है, टूटते रहता है, बनते रहते हैं। ठीक है, ये दो प्रोसेस की वजह से होता है। एक होता है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। ठीक है, एक होता है वेदरिंग, एक होता है इरोजन। ठीक है, वेदरिंग का मतलब होता है कोई चीज टूट के कहीं चला गया। इरोजन का मतलब होता है कि भाई, ओए एक मिनट, इरोजन का मतलब होता है कि आप ये जो टूटा है, जैसे इरोजन, वेदरिंग का मतलब होता है कि भाई कोई भी वस्तु जब उसके अंदर बदलाव आ रही है, हवा की वजह से टूट रहा है, तो बहुत टाइम लगेगा टूटने की वजह से, तो वो वेदरिंग हो गया। इरोजन क्या होगा? इरोजन का मतलब है कि चीज़ का टूटना होता है, लेकिन उस चीज़ के टूटने या एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो मीन होता है वो अलग होता है। इसके अंदर जो मीन होता है जिसकी वजह से इरोजन होता है, वो क्या क्या हमारे पास, वो है हमारे पास, एक मिनट, वाटर और विंड, एंड इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग ऐसा प्रोसेस है जो रॉक्स को तोड़ता है। ठीक है, वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो रॉक्स को तोड़ता है। इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ें जो है, लैंडस्केप जो है, वो किसी पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, उसको बोलते हैं इरोजन। ठीक है,
चलिए, ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जैसे मान लेते हैं कि एक नदी आई है, नदी ने एक, जैसे एक नदी है, नदी ओवरफ्लो कर गई, बाढ़ आ गया, तो इस इलाके में जितना मिट्टी होगा वो अपने साथ लेकर चली जाएगी। तो जब वो पानी सूख जाएगा, जब वो बाढ़ खत्म हो जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर जो मिट्टी थी वो तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि वो मिट्टी जो है वो क्या हो गई, इरोड हो गई है। क्या हो गई है, इरोड हो चुकी है, ठीक है। और ये किस प्रोसेस की वजह से होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इरोजन। क्या बोलते हैं, इरोजन, ठीक है। इरोजन में सबसे पहले देखते हैं कि नदी कैसे काम करती है, ठीक है। नदी, ओ, रिवर, ठीक है। चलिए, जैसे एक नदी है वो बह रही है, बह रही है, और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर बह रही है, अगर वो यहाँ से नीचे मुड़ जाए, ठीक है, तो उसके बाद ये एक चीज का निर्माण करती है, इसको हम वाटरफॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, ठीक है। इतना आपको पता ही होगा, ठीक है। जैसे कोई नदी है, नदी है कोई, फिर से समझा रहा हूँ, नदी है कोई बह रही थी बढ़िया से, यहाँ से नदी बह रही है, तो ये उस सरफेस है जहाँ से वो नदी बह रही है, जिसके ऊपर नदी है, ये सरफेस पर बीच में रास्ते में टूटा हुआ है, ऐसे ही ये नीचे जा रहा है, तो ये नदी क्या करेगी, वो भी नीचे जाएगी ऐसे ऐसे, जिससे वो झरने का निर्माण करेंगे, जिसको हम वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कहाँ पर है, आप बताओ मेरे को, ठीक है। वैसे यहाँ लिखा भी है, जिसको हम विक्टोरिया फॉल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब नदी के थोड़े चाल को देख लेते हैं, नदी के चाल को देख लेते हैं, नदी के ढाल को देख लेते हैं, उसके बाद नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो, फिर नहीं चाहो तो आपका मन। चलिए, नदी के चाल को दिखाते हैं। जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली, नदी आपको ऐसे 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 चलते हुए दिखेगी, फिर नदी जो है ऐसे टूट जाएगी, और ये क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे। चलिए, चलिए आपको समझाता हूँ। नदी पहाड़ों से निकली, यहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है इसकी स्पीड, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जितनी मिट्टी होती है, ये नदी वो इरोड करके ले आती है अपने साथ, जिसको हम सिल्ट कहते हैं। सिल्ट कहते हैं, आपने सुना भी होगा कि जितने भी एलुवियल, जिसको हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं, जितनी भी वो लैंड, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा बोल रहा हूँ, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ के आपको ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ दिखिए। क्यों, क्योंकि जितनी भी नदियाँ आती हैं वो अपने साथ ये एलुवियल सॉइल, जिसको हम सिल्ट कहते हैं, वो ला के यहाँ पर जमा कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। चलिए, अब आपको इस नदी के बहुत ज़्यादा चाल दिख रही होगी, ऐसे ऐसे मटक रही है, तो इस चाल को बोलते हैं मेंढर। क्या बोलते हैं, मेंढर, ठीक है। जब यही नदी बहुत ज़्यादा मेंढर कर जाती है, तो यहाँ पर एक लेक का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्स बो लेक, ठीक है। इसको हम ऑक्स बो लेक कहते हैं। जैसे कि एक नदी है, वो ऐसे मेंढर करी और ये ऐसे टूट गया, तो अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। यहाँ पर जो लेक बना है वो कौन सा है, ऑक्स बो लेक, ठीक है। चलिए, ये समझ आ गया। नदी के आसपास जो एरिया होगा, जैसे ये एरिया होगा, फर्टाइल लैंड है, ये हमारा फ्लड प्लेन होता है। फ्लड प्लेन अर्थात कि भाई यहाँ पर कभी भी बारिश बोल रहा हूँ, यहाँ पर कभी भी बाढ़ आ सकता है, ठीक है। ये एक प्रोन एरिया है बाढ़ का, ठीक है। चलिए, फिर इस बाढ़ के एरिया के अलावा थोड़ा सा आपको हाई लेवल दिखेगा, उसके बाद फिर से ज़मीन दिखेगी, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया होता है जो इस नदी के उस पार है, इसको हम बोलते हैं लेवीज। क्या बोलते हैं, लेवीज, क्या बोलते हैं, लेवीज, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, मिटाता हूँ, यहाँ पे दिखा भी है, सेम वही चीज़ लिखा है जो मैंने बता दिया है। आप एक बार पढ़ना बुक, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ओह, पढ़ना बुक आप तो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब देखा होगा आपने, यहाँ पर मैंने बनाया है कि भाई नदी जो है, नदी का जो स्पीड होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, जहाँ से वो निकलती है। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होगा, और सबसे कम कहाँ होगा, जो सबसे लास्ट में, जब वो समुद्र से किसी दूसरी नदी से या कहीं दूसरी तालाब से मिलने वाली होगी, यहाँ पर सबसे कम स्पीड होता है नदी का। यहाँ पर चीज़ का निर्माण करती है, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। और इस डेल्टा में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ उगते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए,
और ये सारी फर्टाइल मिट्टी होती है, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, वो पता होना चाहिए। जो ये नदी है, आपने देखा यहाँ पे नदी जो है अलग अलग भागों में टूट गई, ठीक है। ये जो नदी टूटी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो नदी जब है वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियों में टूट जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और जैसे नदी है इसके अंदर बहुत सारी नदियाँ आके मिल जाती है, तो ये इसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं, हमने नदियों का काम देख लिया, अब देखते हैं कि समुद्र के अंदर जो लहरें हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर लहर है, लहर आई बहुत तेज, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पर ही पानी है, इधर आई लहर आई, लहर आई, इसने इसमें टकराया, फिर एक और लाई, इसने इसमें और टकराया, फिर टकराया टकराया टकराया। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो ज़मीन है ये अंदर से खोखला हो जाएगा, ऐसे गुफा जैसा, ठीक है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सी केव। क्या बोलते हैं हम? सी केव, ठीक है। अब ऐसे ही नदी ने फिर से मारा झटका, ठीक है, ला के उसको ज़मीन पर पटका। अरे मजाक कर रहा हूँ। फिर से देखते हैं, फिर से ये एरिया है, यहाँ पर फिर से लहर आई, लहर आई, तो पहले सी केव बना, फिर इसमें और लहर आई, ये और गहरा हुआ, और लहर आई, और गहरा हुआ, और लहर आई, फिर इसने पूरा इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा? सी आर्क बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसके आर पर आपको यहाँ पे नदी दिख रही होगी, एक मिनट, समुद्र दिख रहा होगा, ये देखो इसके आर पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये क्योंकि केव है, लेकिन इसके सामने आपको ये ओशन दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक सी आर्क है। क्या बोलते हैं? सी आर्क कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम इसको? सी आर्क, इसको बोलते हैं हम सी केव, ठीक है। अब ऐसे ही इस पे और टकराती रहे तो अब ये पूरा अलग हो जाए, जैसे कि ये पूरा अलग हो जाए इससे, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है गुफा के ऊपर, ये भी टूट जाए तो ये अलग हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना के देगा? सी स्टैक। क्या बना के देगा? सी स्टैक, ठीक है। चलिए, समझ गए। अब आ गया आइस का काम क्या होता है। तो आपने देखा होगा भाई, आपने देखा होगा कि बर्फ की नदी होती है, इसको हम ग्लेशियर कहते हैं, मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि बर्फ हुआ, जैसे ये ज़मीन है, यहाँ पर बहुत सारा बर्फ़ हो गया और इसने इसमें गड्ढा कर दिया, ठीक है, तो इसमें बर्फ़ ढक जाएगा, बर्फ़ से पूरा ढक जाएगा। लेकिन जैसे ही समर का मौसम आएगा, समर का मौसम आएगा, ठीक है, इसके अंदर पूरा पानी भर जाएगा और ये यहाँ पे तालाब का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ग्लेशियर कुछ ऐसे काम करता है। और एक चीज़ समझाना है जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। क्या बोलते हैं? ग्लेसिकल मोरेन्स, ग्लेशियल मोरेन्स। अभी ग्लेशियल मोरेन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो भी मटेरियल जो कि एक ग्लेशियर द्वारा लेकर आया जाता है, जैसे कोई भी बड़ा पत्थर हो गया, छोटे पत्थर हो गए, रेत हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब जब एक हिम नदी ग्लेशियर लेकर आता है तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। वो लाएगा तो कहीं पर डिपॉजिट कर देगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। जैसे कोई ग्लेशियर है, अपने साथ कोई पत्थर, रेत, सिल्ट कुछ भी लाया और उसको डिपॉजिट कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि विंड क्या काम करता है भैया, विंड कैसे इरोजन में हेल्प करता है। देखिए, तो आप वो एक प्रकार के पत्थर दिखाऊंगा, आप सर्च करना, ठीक है। वो पत्थर अब कुछ ऐसे दिखेंगे, ये होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। क्या होता है ये हमारा होता है मशरूम रॉक। और ये आपको कहाँ देखने को मिले बच्चे? ये आपको देखने को मिला रेगिस्तान में, ठीक है। वैसे ही सैंड ड्यून्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे रेत के टुकड़े होते हैं, हवा चलती है, फिर वो अलग अलग प्रकार के आकार बनाते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है, ठीक है। चलिए, जब ऐसे ही बहुत छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे हल्के हल्के सैंड के जो टुकड़े होते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं और जाकर कहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लोएस। क्या बोलते हैं हम? लोएस। क्या बोलते हैं हम? लोएस। समझ गए। तो लिखा भी है, ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज कॉल्ड लोएस, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको सबसे बढ़िया दिखेगा कहाँ पे? चाइना के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अब हमारा आ गया आखिरी चैप्टर जो कि है एयर, ठीक है। चलिए, एयर जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर के अंदर। इस एयर के अंदर आपको बहुत सारी गैसेस देखने को मिलेगी, जैसे आपको ऑक्सीजन देखने को मिलती है,
देखने को नहीं, मतलब फील करने को, आप उसको यूज कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये कुछ मेन गैसेज है हमारे एयर के अंदर। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अब एटमॉस्फेयर होता क्या है, तो मैंने बताया था एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, मैंने आपको बताया भी था कि एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर को घेर के रखता है, इसको हम एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, ठीक है, जो हमारे अर्थ को कवर करके रखता है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज होती हैं उनका डिवीजन हम 4 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है 78% जो गैस है, कौन सी है, नाइट्रोजन। फिर उसके बाद 21% क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। उसके बाद 0.3% हमारे पास क्या है, कार्बन। 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद आ गया 0.93% आर्गन। ये हमारे पास मेन गैसें हैं। उसके बाद 0.04% जो बच गया, इसके अंदर जितनी भी छोटी छोटी गैसें हैं वो मिलती है। ठीक है, अब जरा ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को नेविगेट करता है। कैसे, देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। और अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा घट जाएगा, जिसकी वजह से आइस एज आ जाएगा। ठीक है, आइस एज देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसलिए हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए फिर इसको मिटाते हैं और आगे देख के आते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ गैसें होती है, जैसे कि हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में होती है। ठीक है, चलिए आगे पेज पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, नहीं यहाँ तो बता देता हूँ मैं, नाइट्रोजन जो होता है वो प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रूट्स में एक टाइप के बैक्टीरिया को स्टोर करके रखते हैं, जिसको राइजोबियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोबियम। ठीक है, उस टाइप के बैक्टीरिया को रखते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो बैक्टीरिया उनको जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट जो होते हैं कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है वो सेकेंड मोस्ट हमारा प्लेंटीफुल गैस है, इतना भी आपको पता है। चलिए देखिए, ऑक्सीजन जो है उसका मात्रा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट है, मतलब वो बदल नहीं सकता है, मतलब वो बदल नहीं सकता अनटिल और अनलेस। बोलते हैं ना ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, वो क्यों, मैंने बोला ऑक्सीजन कांस्टेंट है, कोई आके बोलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो रही है, क्यों, क्योंकि भाई साहब आप एक बार बताओ, जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग जो कंपोनेंट है, जिसको हम ट्री कहते हैं, उसी को हम काट दें तो ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होगी। ठीक है, चलिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है भाई, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन हमसे लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और कार्बन डाई ऑक्सीजन हमको देते हैं, और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो जितने ह्यूमन्स हैं, अगर उनके नाम पर एक पेड़ भी लगा देना, अगर एक पर्सन के लिए एक पेड़ लगा दें, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, अब हवा के बारे में बात हो गया तो थोड़ा हवा के बारे में अच्छे से बात करते हैं। ठीक है, देखिए, जब हवा, देखिए देखिए जब एयर जो होता है वो हीट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर जो हवा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, और वो क्या हो जाएगी, फिर उड़ जाएगी ऊपर। ठीक है, और इसकी जगह कौन ले लेगा, इसकी जगह वो हवाएं ले लेंगी जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है।
चलिए बताते हैं। जब एयर हीट हो जाता है तो लाइट हो जाता है, मतलब हल्का होता है, उसकी वजह से ऊपर उड़ने लगता है। और जब एयर कोल्ड हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है और वो नीचे आके ज़मीन पे बैठ जाता है। ठीक है, जब ये पूरी प्रक्रिया होती है तो इसको हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन मतलब कि भाई गर्म हवा ऊपर गई और ठंडी हवा ने उसकी जगह ले ली, फिर वो भी गर्म होगी, फिर वो भी ऊपर गई। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे ये ज़मीन है, ये पेड़ है, यहाँ पर हवा थी, ठीक है, ये हवा ऊपर गई, गर्म हवा थी, हॉट एयर, इसकी जगह किसने ले ली, ये कूल एयर है, कूल एयर है, ये भी फिर गर्म होगी, ये फिर ऊपर जाएगी, फिर वो कूल हवा नीचे आएगी, फिर इसको जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया बार 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 चल रही है, इसको हम बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, एयर सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एयर सर्कुलेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर है, जैसे मैंने बताया था कि जो लिथोस्फेयर है उसके अंदर भी बहुत सारी लेयर्स होती है, वैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर भी हमारे पास कितने लेयर होती हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच लेयर होती है। इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, चलो इस ट्रिक को देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे देखते हैं कि भाई याद कैसे करेंगे। मैं सीक्वेंस वाइज याद कराता हूँ। ठीक है, ट्रिक है कि ट्रोपोस्ट्रेटमी, ठीक है, थर्मो एक्सपोज में, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, क्या, ट्रोपो स्ट्रेट में, थर्मो एक्सपोज में। ट्रोपो से हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेट से हो गया स्ट्रेटोस्फेयर, मी से हो गया ये मीजोस्फेयर, थर्मो से हो गया थर्मोस्फियर, और एक्सो से हो गया एक्सोस्फियर। ठीक है, याद हो गया सारा, इतना इजी था। चलिए, ये आपको याद हो गया कि भाई सबसे पहले कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है, फिर उसके बाद कौन आता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें थे ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो आपको 13 किलोमीटर देखने को मिलेगी। कितना, 13 किलोमीटर सर। ठीक है, जितने भी रेनफॉल होता है, वेदर के अंदर जो चेंजेस होते हैं, वेदर के अंदर चेंजेस जो होते हैं वो सब इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। उसके बाद एक और लेयर आती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो लेंथ है वो आपको देखने को मिलेगी 50 किलोमीटर। ठीक है, और इस जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसके अंदर आपको कोई भी क्लाउड्स देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और जितने भी एरोप्लेन्स है वो इस स्ट्रेटोस्फियर में ही फ्लाई करती है। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ जो आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर वो भी कहाँ पर है आपका, वो भी आपका इसी के अंदर है। किसके अंदर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। ओजोन लेयर काम क्या है, ये हमारे सन के हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, चलो, उसके बाद आ गया मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर का जो लेंथ है, हाइट है, वो है 80 किलोमीटर्स। ठीक है, जितने भी मीटियोरॉइड्स जो स्पेस से धरती के अंदर आते हैं वो इसी मीजोस्फेयर के अंदर जलकर राख हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अभी तक प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है वो बहुत हॉट सबसे हॉट हमारा लेयर है। ठीक है, और यहाँ पर आपको आयंस देखने को मिलते हैं, इसको इसको इसी वजह से इसको हम आयोनोस्फेयर भी कहते हैं। तो पूछ रहे कि भाई आयोनोस्फेयर कौन सा है, तो आप बता सकते हो कि थर्मोस्फेयर ही हमारा आयोनोस्फेयर है सर। ठीक है, चलिए, इसका जो विड्थ है वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन होते हैं, जैसे आप बात करते हैं अपने फ़ोन दोस्त से और बोलते हैं कि हेलो दोस्त, कुछ खाना खाया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ये भी इस थर्मोस्फेयर के अंदर ही होता है। ठीक है, चलिए, अब आ गया एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो होता है उसके अंदर सबसे पतली हवा होती है। ठीक है, वेरी थिन एयर होती है, और उसके अंदर जो गैसेज होती है वो सबसे हल्की होती है, जिसको हम हीलियम और हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, वो इसी के अंदर फ्लोट करती है, और ये सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है हमारे एटमोस्फेयर का। इसके बाद स्पेस चालू हो जाता है। ठीक है, अब आ गया हमारे पास एक फिनोमेना जिसको हम वेदर या फिर क्लाइमेट बोलते हैं।
वेदर और क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर वो फिनोमेना होता है जो डेली डेली बदलते रहता है, डेली बदलता है ना जो फिनोमेना हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम वेदर कहते हैं। लेकिन एक एवरेज जो टेम्परेचर, रेनफॉल और जो नेचुरल एक्टिविटीज होती है एक एरिया में, इन अ सर्टेन प्लेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। मतलब एक एवरेज टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर कोई भी नेचुरल एक्टिविटी एक एरिया में होता है जो एक एवरेज होता है बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद, उसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइमेट। ठीक है, चलिए। तो वेदर इज आवर टू आवर, डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, ये मैंने बता दिया भाई, घंटों घंटे में बदल सकता है जैसे अभी आजकल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी प्लेस का बहुत लंबे समय के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे एक जगह है वहाँ पे बहुत गर्मी का भी, जैसे आप देखते हो तो आपको अप्रैल से लेकर जून तक आपको बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे गर्मी का मौसम है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों में लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि भाई ये जो मंथ है इसके बीच में गर्मी होती है, इसलिए हमें इसको गर्मी का मौसम डिक्लेयर कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए। टेम्परेचर क्या होता है, चलिए टेम्परेचर के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। टेम्परेचर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एटमोस्फेरिकल, एक टेम्परेचर जो हम एटमोस्फेयर से मेजर कर सकते हैं, और एक टेम्परेचर जो हम सरफेस से मेजर कर सकते हैं। सरफेस मतलब जमीन है, उसको छू के हम बता सकते हैं कि भाई ज़्यादा गर्म है ज़्यादा ठंडा है। एक होता है एटमोस्फेरिकल, जो हमें बताया जाता है टीवी पे, जो टीवी होती है ना आजकल घरों में, उसके अंदर जो वेदर बताया जाता है वो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बताया जाता है। ठीक है, हवा जो है उसके अंदर टेम्परेचर क्या है, ठीक है, सरफेस का टेम्परेचर नहीं बताया जाता है। और सरफेस का टेम्परेचर हमेशा एटमोस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर बाहर में आपको 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो आपके धरती पर जो आपका छत है उस पर कम से कम 40, बोल रहा हूँ 45 से 46 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा, या फिर शायद उससे ज़्यादा। ठीक है, चलिए। तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर, फिर वही बात, जो आपको टेम्परेचर बताया जाता है टीवी पे वो एटमोसफियर का टेम्परेचर होता है। ठीक है, अभी टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो आपको हवा के माध्यम से मिलती है, हवा के माध्यम से मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, चलिए। अब सन के बारे में बात किया, ठीक है, उसके उस सन के बारे में बात किया तो सन से एक हमारे पास टर्म आता है इंसोलेशन। अभी इंसोलेशन क्या है, जैसे ये धरती है, ठीक है, जैसे ये, एक मिनट, जैसे धरती है उस पर सन की जो रेज आ रही है, ठीक है, ये जो सन की रेज जो आ रही है ना धरती के अंदर, इसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, इंसोलेशन क्या होता है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी, ठीक है, इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, वो सोलर एनर्जी जो अर्थ के ऊपर सन की वजह से आ रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसोलेशन। ठीक है, जैसे 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 आपको सिक्स क्लास में पढ़ा होगा कि एक इक्वेटर नाम का एक जगह होता है धरती पे। ठीक है, जितना इसके ऊपर जाओगे या फिर जितना इसके नीचे आओगे ना, ये इंसोलेशन का मात्रा उतना ज़्यादा कम होते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, इंसोलेशन चेंजेस बाय चेंजिंग लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड्स में जैसे ही आप बदलाव करोगे, मतलब जैसे ही आप ऊपर जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो सूरज की रोशनी है वो कम हो रही है, तो आपको एक जगह देखने को मिलेगी यहाँ पे नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल में जब आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होता है, क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो नहीं आ पाती है। ठीक है, चलिए। आपके पास कुछ यहाँ पे डिवाइसेस दे रखे हैं, उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर का काम क्या होता है, थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। उसके बाद आ गया बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, रेन गॉग क्या होता है, रेन गॉज जो होता है, रेन जो गॉज जो होता है वो हमारा रेनफॉल को मेजर करने के लिए होता है कि भाई रेनफॉल कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया विंड वेन, ये आपने कार्टून में देखा होगा विंड वेन को। ठीक है, ये हमारी हवा की दिशा बताता है, इसको हम विंड वेन कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा, टेम्परेचर से याद आया, एक और बात बताना है।
अब उसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगा, हाँ ख़त्म होने वाला है। तो ज़रा 1 सेकंड मेरे को दीजिए, बस 1 सेकंड दे दीजिए। मेरा लैपटॉप का जो बैटरी है वो थोड़ा कम है, उसको चार्ज पे लगा दो, 1 सेकंड बस। चलिए, लैपटॉप लगा लिए चार्ज पे, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या, किसके बारे में, अभी टेम्परेचर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। देखिए, जो कॉन्क्रीट्स होते हैं, जो कॉन्क्रीट जिसके घर में आप रहते हो, ठीक है, और जो मेटल्स होते हैं एक बिल्डिंग के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर मेटल्स कॉन्क्रीट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं। ट्रैप मतलब पकड़ लेते हैं दिन के समय में, ठीक है, और जब रात होती है तो उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय ठंडी हो जाती चीज़ें, ठीक है। तो जो कॉन्क्रीट होता है, 1 मिनट, जो कॉन्क्रीट होता है और जो बिल्डिंग्स होती है, कॉन्क्रीट जो होता है और जो मेटल होता है वो क्या करता है, हीट ट्रैप करता है डे में, हीट ट्रैप करके रखता है ड्यूरिंग डे, और उसको रिलीज करता है नाइट में, रात में, ठीक है जी। चलिए, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसी जगह जहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं एयर प्रेशर के बारे में, क्या कहते हैं, एयर प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले जान लेते हैं जो टेम्परेचर है उसको मेज़र किस में करते हैं। तो एयर टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम किस में, टेम्परेचर को मेज़र करते हैं हम सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। और ये डिग्री सेल्सियस जो है वो किसने दिया था, इसको दिया था एंडरीज, ठीक है, क्या बोल दिया था, एंडर्स सेल्सियस ने दिया था, और उनके नाम पे ही टेम्परेचर का जो यूनिट है वो बना दिया गया, ठीक है। चलिए आगे पढ़े। अब आगे पढ़ते हैं एयर प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो चलिए आपको एक बार बताता हूँ कि जैसे आप है, आपके ऊपर जो हवा है वो भी दबाव लगाती है, हवा जो होती है दबाव लगाती है, ठीक है। और इस जो हवा के दबाव को हम क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर, क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर, क्या बोलते हैं हम, एयर प्रेशर। देखिए लिखा भी है यहाँ पर सेम टू सेम चीज, एयर अबव अस प्रेसेस अस विद द ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज, ठीक है। अच्छा आप पूछिए कि सर एयर जो है वो प्रेशर लगा दी तो हमें फील क्यों नहीं होता, क्योंकि कंपेरेटिवली जो प्रेशर होता है वो लो होता है, वो लो होता है, ठीक है। हमारे जितना प्रेशर हम लगाते हैं उसके कंपैरिजन में जो वो प्रेशर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता, ठीक है। चलिए, प्लस में जो एयर प्रेशर होता है वो बॉडी के जैसे एक इंसान है, उसके बॉडी के हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी 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 लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो उसको कुछ फील ही नहीं होगा, है ना। चलिए चलिए ये समझ आ गया एयर प्रेशर क्या होता है। आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे जैसे आप, जैसे ये सरफेस है, ये यहाँ नदी है, समुद्र है मान लेते हैं, इसके जितना ऊपर जाओगे तो आपका एयर प्रेशर जो होगा, एयर प्रेशर जो होगा वो कम होते जाएगा, और जितना आप समुद्र के अंदर जाओगे जो प्रेशर होता है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर कम होते जाएगा जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है। आपको एक और बात बताता हूँ, आप एयर का मूवमेंट देखते होंगे, एयर हवा बहती है, आपने देखा होगा ना, हवा का जो मूवमेंट होता है वो होता कैसे, वो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक। अभी हाई प्रेशर क्या है सर, लो प्रेशर क्या है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी एक एयर सर्कुलेशन करके बताया था कि भाई जब एयर गर्म हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है, ठीक है, और वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने ज़मीन बताया था, और ये तो समुद्र बन गया, जैसे ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर हॉट एयर था,
ये हॉट एयर ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा? यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और मैंने बताया था एक विंड आएगी जो कि कूल विंड होगी। कूल विंड होगी, वो हमारा हाई प्रेशर होगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, तो जो एयर होता है वो कैसे मूव करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो विंड होता है वो मूव करता है। समझ गए? चलिए अब आ गए विंड के बारे में। विंड के बारे में आ गए, ठीक है। चलिए विंड के बारे में जानने से पहले ये समझते हैं विंड होता क्या है। विंड होता है जब, जो मैंने बताया था, जब एयर जो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, उसको हम बोलते हैं विंड। ठीक है, वो मूवमेंट जो एयर का जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है उसको हम विंड कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड। दिमाग में डाल लीजिएगा अपने। ठीक है, चलिए एक बार दिमाग में डाल लीजिएगा। ठीक है, एक और बताता हूँ। विंड जो होती है, विंड का जो नाम होता है, जैसे आपने विंड का नाम सुना होगा ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ये जो नाम आते हैं वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती है? वो हवा उस नाम से वो शब्द आता है। जैसे ईस्टर्ली जो होते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, वेस्टर्ली जो होती है वो वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए इनका नाम ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज हो गया है। ठीक है, चलिए खत्म होने वाला है चैप्टर। ठीक है, इसके बेस पे विंड को हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है परमानेंट विंड, एक होता है सीजनल विंड, एक होता है हमारा लोकल विंड। ठीक है, परमानेंट विंड कौन कौन से? जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज बताया, ये तो भाई हमेशा ब्लो करेंगी भाई, चलेंगी, हवा चलेगा। ठीक है, सीजनल विंड क्या होता है? वो हवाएं जो सीजन में बहती है। ठीक है, जैसे कि आपने मानसून में जो हवाएं बहती है उसको मानसून के बोलते हैं, मानसून विंड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? मानसून विंड कहते हैं। लोकल हवाएं क्या होती है? लोकल हवाएं वही जिसको हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज कहते हैं। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या है? एक प्रकार की लोकल विंड्स है। ठीक है, परमानेंट विंड क्या होगी? ये होगी ईस्टर्लीज एंड वेस्टर्लीज। इसका एग्जांपल क्या हो गया? ये हो गया हमारा मॉनसून विंड। ठीक है, तो वो विंड जो हमेशा चलती है उसको हम परमानेंट विंड कहते हैं। वो विंड जो किसी सीजन में चलती है उसको हम सीजनल विंड कहते हैं। वो विंड जो डेली चलती है उसको हम लोकल विंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मॉइस्चर के बारे में, पढ़ लेते हैं मॉइस्चर के बारे में। ठीक है, मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है कि हवा के अंदर कितने पानी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। क्या बोलते हैं? मॉइस्चर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? मॉइस्चर। ठीक है, देखो मॉइस्चर जो होता है हवा के अंदर उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी जो है वो सेम हो गया। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि भाई हवा के अंदर जितने वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी। ठीक है, द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, वी कॉल इट एज ह्यूमिड डे। ठीक है, क्या बोलते हैं? जब एयर के अंदर बहुत सारा वाटर वेपर प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड डे। ठीक है, आपको पता है कि भाई वाटर जो होता है, पानी जो जो एयर होता है वो गर्म होता है। एयर गर्म होने से क्या होगा? जब हवा गर्म होती है तो उस, जैसे ये हवा पहले ठंडी थी तो ये सिर्फ इतनी थी, जब ये गर्म हो जाती है तो ये पूरा एक्सपेंड कर जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर वेपर जो है वो अंदर आना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, चलिए यही वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाती है तो ये क्लाउड्स का निर्माण करती हैं। ये क्या निर्माण करती है? क्लाउड्स का निर्माण करती है। ठीक है, अब यही क्लाउड्स जो होते हैं ये रेन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रेन। ठीक है, और रेन एक एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन का। किसका एग्जाम्पल है? प्रेसिपिटेशन का। बहुत लोग प्रेसिपिटेशन जो होता है, जो प्रेसिपिटेशन वर्ड है इसको लोग रेन से कनेक्ट कर देते हैं, है ना, लेकिन रेन जो होती है वो एक काइंड है बस प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, चलिए क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि कंडेंस होके किस में कन्वर्ट हो गए हैं? क्लाउड्स के अंदर। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का एक बहुत ज़्यादा मास होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं तो क्लाउड्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब ये क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है
तो ये रेन बन के बरस जाता है, ठीक है। और रेन आपके 3 टाइप के होते हैं, जरा इसको याद कर लेना। साइक्लोनिक रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं, और कन्वेंशनल रेनफॉल। ये बस हमें इनका नाम याद करना है, इनके बारे में कुछ नहीं जानना है। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर चाहोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जाके आपको समझ आए कि भाई रेनफॉल क्या है, कैसे है, ठीक है। आह, तो वो प्रेसिपिटेशन जो कि गिरता है बादल के अंदर से, उसको हम रेन वाटर कहते हैं, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन डेट कम्स डाउन टू द अर्थ इन अ लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, ठीक है। तो रेन जो होता है वो एक काइंड है प्रेसिपिटेशन का, फिर बता रहा हूँ। एनीवे ये बाद में बताऊंगा ही, थोड़ी देर बाद आपको खुद दिखेगा। मैंने क्या बताया, मैंने बता दिया 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। एक मिनट, मैंने आपको बता दिया 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं। कौन कौन से भाई? कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल, ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं रेनफॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेनफॉल होता है वो हमारे लिए फ्रेश वाटर लेके आता है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। जिससे वाटर की स्कार्सिटी में, जैसे वाटर की स्कार्सिटी होती है, जब वाटर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो ये रेनफॉल जो होता है वो उसको फुलफिल कर देता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो आपको देखने को मिलेगा सूखा, ड्राउट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो आपको देखने को मिलेगा बाढ़, ठीक है। तो ज़्यादा होना भी दिक्कत है और कम होना भी दिक्कत है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन के और कौन कौन से प्रकार हैं? तो भाई बर्फ़ पड़ गया, वो भी एक प्रकार का क्या है? प्रेसिपिटेशन। स्लीट, हेल, ये भी एक प्रकार के प्रेसिपिटेशन होते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है। और आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, हर जगह शेयर करके सबको बता देना कि देखो इतने कम टाइम में सर ने सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। और आके एक लाइक करके प्लीज़ उसके बाद हमें बाय करना। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन से निकल रहा है, उसको प्लीज़ कमेंट में बताना हमें, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं सही बच्चों को। जय हिंद।